नमस्कार, शुभ संध्या। आप सबका मैं बहुत-बहुत इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं और मेरी सखी सुरक्षा खुराना जी, सुप्रसिद्ध कवियत्री, हम दोनों आज इस मंच पर आपके सामने उपस्थित हैं। जो मंच हमें दिया है कविता प्रभा के सौजन्य से और कविता प्रभा साहित्यिक समूह के पटल पर, आज हम दोनों अपनी जुगलबंदी लेके आपके सामने आए हैं। अ, एक कविता, एक कहानी, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है, उसी के अनुसार हम दोनों अपनी एक-एक कविता और एक-एक छोटी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। जो भी प्रबुद्ध जन, साहित्यकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका अग्रिम अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जो बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को देखें या देखने वाले हैं, मैं उनका भी अग्रिम आभार प्रकट करती हूँ और अभिनंदन उनका भी करती हूँ। और कविता प्रभा जी का तो बहुत-बहुत आभार है, जिन्होंने ये सुंदर मंच सजाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय नष्ट किए हुए, आज हम अपनी जुगलबंदी की, जिसमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करने वाली हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को हम दोनों हाथ जोड़ के नमन करेंगे, सुरक्षा जी, क्योंकि उनकी आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, गुड़गाँव से हमारे साथ आई हैं आज सुरक्षा खुराना जी। बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सी विधाओं में लिखती हैं, गीत लिखती हैं, कविता लिखती हैं, हाइकू लिखती हैं, माहिया लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं और ऐसी समृद्ध रचनाकार को, उत्कृष्ट रचनाकार को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रूपरेखा है, पहले सुरक्षा जी आप आइए पटल पर और अपनी एक कविता हमारे सामने रखिए। जो लोग जुड़े हैं, मुझे अभी उनका उपस्थिति नज़र नहीं आ रही है, बट बहरहाल उनको सबको नमन है। आइए सुरक्षा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद उमंग जी। और कविता प्रभा आपको भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जितने हमारे प्रबुद्ध जन जुड़े हैं पटल पर, उन सबकी उपस्थिति को नमन, वंदन और सादर नमस्कार करती हूँ। तो आज हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, और जिसमें कि उमंग जी ने मुझे कविता सुनाने को बोला, तो मैं एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। मेरी जी, कविता स्वागत है जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद उमंग जी। जी। मेरी कविता का शीर्षक है काश जिंदगी एक किताब होती। वाह 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 वाह, शीर्षक इतना सुंदर है तो कविता कैसी होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए और सुनिए हमारी प्यारी सुरक्षा जी की कविता। स्वागत है। मेरी प्यारी मित्र मेरे साथ जुड़ी हैं, तो मेरे को तो बहुत ही हौसला अफजाई हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन लग रहा है। और मंच पे ये पटल पर उपस्थित सभी जनों को एक बार फिर से मैं नमस्कार करती हूँ। काश जिंदगी एक किताब होती, सलोने बचपन के किस्से शब्दों की सेज पर पन्ने पलटती। सलोने बचपन के किस्से शब्दों की सेज पर पन्ने पलटती, फिसलते लम्हे सहेज कर काश जिंदगी एक किताब होती। वो कॉलेज के किस्से सखियों संग बिताए पल, वो कॉलेज के किस्से सखियों संग बिताए पल, पलटती जो यादों के पन्ने, फिर से जी लेती बीता कल, काश जिंदगी एक किताब होती। वाह, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। छोड़ बाबुल का आंगन, विदाई की वो घड़ी, अश्रुधारा से भीगे वो पन्ने, लरजते आंसू बहाती मां थी खड़ी, लरजते आंसू बहाती मां थी खड़ी, काश जिंदगी एक किताब होती। ये जो मैं पद्य सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी भावनाएं, मेरा बेटा विदेश में सेटल्ड है, तो बहुत बार मेरी कविताओं में उसका जिक्र हो जाता है अपने आप। माँ की भावनाएं बह निकलती हैं। बहुत स्वाभाविक है। कविता क्या है सुरक्षा जी? कविता कुछ भावनाएं ही तो हैं जो हम लिखते हैं और उनको सुनाते हैं।
तो भावनाओं का जो एक प्रवाह होता है, ये कविता होती है। अंतर्मन के स्वागत है। भाव क्या निकलते हैं। जी। जुदाकर जिगर के टुकड़े को भिगो के आंचल ममता का, जुदाकर जिगर के टुकड़े को भिगो भिगो के आंचल ममता का, डबडबाते चक्षु बाँच ना पाए पन्ने, था लिखा जिसमें वहां बस जाने का, काश जिंदगी एक किताब होती। सागर सा चल रहा अनवरत यह जीवन, सागर सा चल रहा अनवरत यह जीवन, कभी आए समस्याओं का ज्वार भाटा, कभी चांदनी बिखेरती पूनम, कभी आए समस्याओं का ज्वार भाटा, कभी चांदनी बिखेरती पूनम, इन्हीं अनुभवों की स्याही में होती समर्पित, काश जिंदगी एक किताब होती, काश जिंदगी एक किताब होती। छोड़ व्याकुल बेकल पल, छोड़ व्याकुल बेकल पल, समेटे रहती सुख की अनुभूतियां, समेटे रहती सुख की अनुभूतियां, पन्ना पन्ना सहेजता वो सुनहरी सुनहरी जीवन की घड़ियां, सब कुछ अच्छा ही होता, कुछ बुरा ना होता जीवन में। छोड़ व्याकुल बेकल पल, समेटे रहती सुख की अनुभूतियां, पन्ना पन्ना सहेजता वो सुनहरी सुनहरी जीवन की घड़ियां, क्या खूबसूरत होती वह पुस्तक की प्रतियां, क्या खूबसूरत होती वो पुस्तक की प्रतियां, काश जिंदगी एक किताब होती, काश जिंदगी एक किताब होती। धन्यवाद। वाह! तो ये वाह! मेरी बहुत, रचना। बहुत सुंदर कविता। पूरे एक जीवन का सार आपकी कविता में मुझे दिख गया और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर कोई ऐसी किताब हो ज़िंदगी की, जिसे लिखने की स्वतंत्रता भी हमें मिले, लिखें हम पेंसिल से ताकि रबड़ से कुछ मिटा सकें और कुछ बहुत अच्छा-अच्छा वहाँ पे अपने मन का भर बहुत सकें। तो बहुत ऐसी सही ज़िंदगी बोला। किताब हो तो क्या ही बात है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी तो किताब है, जो हमारे भिन्न-भिन्न अनुभवों को, ज़िंदगी के पन्नों को जोड़े हुए रहती है। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल, सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी। पूरा दर्शन दिखा दिया आपने जीवन का। बहुत 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 बधाई। धन्यवाद अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी तारीफ की मेरी कविता की और मुझे बहुत ही, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। तो अभी हम चलते हैं। आज मेरे साथ मेरी सखी जुड़ी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती उमंग सरीन जी। हम सब भली भांति इनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। बहुत उम्दा लेखिका, गीतकार, साहित्यकार, कहानियां लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, गजलें लिखती हैं, माइये लिखती हैं, माइये क्वीन, माइया क्वीन बोला जाता है इनको। तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। मैं उनको एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम बारंबार आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि आप अपना समय निकालकर हम लोगों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जी। तो आइए, जी, स्वागत है उमंग जी। सुरक्षा जी, बहुत ही स्नेह और प्यार भरे शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले तो उसका बहुत-बहुत आभार देती हूँ आपको और उसके साथ-साथ ही जो साहित्यकार हमारे साथ पटेल के उस पार जुड़े हैं, मैं उनको भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ क्योंकि वो सुनने वाले हैं तो हमें सुनाने का उत्साह आता है। वो हैं तो हम हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव गौतम जी, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। अंजू कवात्रा हमारी बहुत प्यारी सखी, कवित्री, लेखिका, वो जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कविता सिंह तो जुड़ी ही हुई हैं शुरू से। सुशीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे नाम 2-3 ऊपर गए हैं जो मैं अब देख नहीं पा रही हूँ। तो आप सभी हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अगर बने रहेंगे, तो हमारी प्रस्तुति मुझे लगता है और भी बेहतर होगी। तो जी, मैं सुरक्षा जी के आमंत्रण पे अपनी एक कविता रखती हूँ। ज़िंदगी स्वागत की किताब स्वागत। आपने पढ़ी, तो ज़िंदगी की किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण पन्ना होते हैं हमारे घर के बड़े। तो आज बिल्कुल की जो मेरी कविता है, वो हमारे घर के बड़ों को ही समर्पित है। तो देखिएगा कैसे बन पड़ी है। वो सबसे पहले। जी, ये घर के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। ये घर के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। पंक्तियाँ देखें। इनके पसीनों की बूंदों के कर्ज़े, इनके पसीनों की बूंदों के कर्ज़े
हमारे घरों की छतों पे चढ़े हैं। इन्होंने बहुत पसीना बहाया तो हमारे सिर पे छत है। इनके बहुत पसीनों की बूंदों के कर्जे हमारे घरों की छतों पे चढ़े हैं। दीवारों ने सुनी है लोरियां इनकी, दीवारों ने सुनी है लोरियां इनकी, और आशीर्वाद छतों पे मड़े हैं। ये घर के बड़े हैं, ये घर के बड़े हैं। आंगन में पावन तुलसी से हैं ये, आंगन में पावन तुलसी से हैं ये, और संबल को बरगद से ये भी खड़े हैं। बहुत आंगन सुंदर। में पावन तुलसी से हैं ये, और संबल को बरगद से ये खड़े हैं। देते दुआएं और लेते बलाएं, देते दुआएं और लेते बलाएं, दिन रात जैसे कोई मंत्र पड़े हैं। ये घर के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। आज हम भी घर के क्या बड़े बात, हैं, क्या बात, बहुत अपने सुंदर, बड़ों को बहुत ही समझ। सुंदर। और देखिए, यूं ही तो ऐसे ही कुछ पाया न हमने, यूं ही तो ऐसे ही कुछ पाया न हमने, युद्ध जिंदगी के इन्होंने लड़े हैं, युद्ध जिंदगी के इन्होंने लड़े हैं। और हमें फूल देने, हमें फूल ही फूल देने की खातिर, हमें फूल ही फूल देने की खातिर, कांटे इन्हीं के पगों में गड़े हैं, कांटे सही इन्हीं में, के पगों में गड़े हैं। ये घर के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। क्या मांगते इन्हीं के हैं? दर्शन से हम आगे बढ़े हैं। सही जी, बात। जी, क्या मांगते हैं? बस प्यार मांगे, बस प्यार मांगे, नहीं और कुछ भी, बस प्यार मांगे, नहीं और कुछ भी। एहसान न लेंगे, एहसान न लेंगे, बड़े नख चढ़े हैं, एहसान न लेंगे, बड़े नख चढ़े हैं। और आंखों में इनकी आंसू न देना, आंखों में इनकी आंसू न देना। प्यार भरे दिल नाजुक बड़े हैं, प्यार भरे दिल नाजुक बड़े हैं। ये घर के बड़े हैं, हमारे बड़े हैं। और बुनते हैं प्रेम की, बुनते हैं प्रेम की चादर एक ऐसी, बुनते हैं प्रेम की चादर एक ऐसी, भावनाओं के जिनमें मोती जड़े हैं। अरे बुनते हैं वाह, अरे वाह, प्रेम की चादर एक ऐसी, भावनाओं के जिनमें मोती जड़े हैं। और जीवन की नदियां में तूफान जो आए, जीवन की नदियां में तूफान जो आए, तटबंधों को, तटबंधों को बाढ़, तटबंधों की बाढ़ को रोके खड़े हैं, तटबंधों से बाढ़ को रोके खड़े हैं। ये घर के बड़े हैं। अंतिम पंक्तियां देती हूँ। हो सके, हो सके तो दर्जा ऊंचा इनका रखना, हो सके तो दर्जा ऊंचा इनका रखना, रब के बराबर तुम इनको समझना। नहीं तो व्यर्थ सभी को ही जानो, नहीं तो व्यर्थ सभी को ही जानो। वेद, पुराण और गीता जो तुमने पढ़े हैं, वेद, पुराण, गीता जो तुमने पढ़े हैं, ये घर के बड़े हैं, ये घर के बड़े हैं। तो ये मेरी रचना थी कि हमारे घर के बड़ों का अगर हमने सम्मान नहीं किया, तो हमारा वाह। कोई भी ज्ञान किसी काम का नहीं, कोई भक्ति किसी काम की नहीं। तो ऐसी एक छोटी सी रचना एक मेरे एक बड़ों। पंक्ति में आपने जो उनको सम्मान दिया और ऊंचा दर्जा दिया, उसको शत शत नमन। बुजुर्गों का जो मान रखेगा तो समझ लो उनका परिवार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी, तो बुजुर्गों, बहुत सुंदर आपने कविता में जो आपने लिखा है, एक एक मोती जड़े हैं या हीरे जड़े हैं, बिल्कुल एकदम सही है, जो घर के बड़े हैं और जिन्होंने संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उनके संघर्ष का परिणाम है हमारे आगे का जी, जीवन, सफलता, हमारे संस्कार। कितना जी, सुंदर, बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया सुरक्षा जी, आपने बहुत मेरी कविता को पसंद किया। और आशा करती हूँ हमारे साथ जो साहित्यकार जुड़े हैं, उन्होंने भी पसंद किया होगा। और मैं उनकी उपस्थिति को फिर से नमन करती हूँ। सुशीला गंगवानी जी, राजीव गौतम जी, मधु कोवाला जी, कविता जी, आप सबकी उपस्थिति को बारंबार, मंजू लता जी की उपस्थिति है, आप सबको मैं बारंबार अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम 2 रंगों का कार्यक्रम लेके आए हैं। एक रंग हमने आपको दिखा दिया, दूसरा रंग हमारा एक कहानी का है। जो एक लेखक है,
एक कवि है, उसके साथ-साथ एक कहानीकार भी है, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो मैं अपनी सखी सुरक्षा जी को आमंत्रित करती हूँ कि एक अपनी कहानी हमें सुनाएँ और सुनने वालों से अनुरोध है कि बहुत ध्यान से कहानी को सुनिए और उसके मर्म को आप पहचानेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं फिर से एक बार सुरक्षा जी को आमंत्रित करती हूँ। आइए सुरक्षा जी, मंच आपका है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद मेरी सखी उमंग सरीन जी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि कहानी पढ़ने में थोड़ा-सा समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करना चाहूँगी। संयोगवश आज बड़ सावित्री का पर्व है और ये बिल्कुल संयोग की बात है। मैंने जो कहानी चुनी थी आज, तो वो यही थी। और मैंने जब इंटरनेट पे देखा कि आज ही बड़ सावित्री है और बहुत सारे लोगों ने जो व्रत रखती हैं उन्होंने अपनी तस्वीरें भी डाली हुई थी, शेयर की हुई थी फेसबुक पे। मेरा मन बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये तो आज बहुत कोइंसिडेंस है कि मैंने भी यही कहानी चुनी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बरगद। तो ये मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, जो लोग बीच बीच में जुड़ते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी। एक वृद्ध स्त्री अपनी पोते की वाइफ मतलब पोत बहू के साथ बड़ सावित्री उसको लेके जाती है, तो वो कैसे अपना जीवन उसको पूरा याद आ जाता है, उसके बारे में है। तो ये मैं इसलिए पहले बता रही हूँ कि सबको समझने में आसानी, पढ़ने में फर्क बात होती है, सुनने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं शुरू करती हूँ। बरगद। स्वागत। रुक्मणी देवी लगभग 80 बरस की थी। रुक्मणी देवी लगभग 80 बरस की थी। घुटनों में इतना दर्द बढ़ गया था कि लाठी के सहारे भी बस थोड़ी दूर ही चल पाती थी। आज स्नेहा, उनकी पोत बहू, आज स्नेहा के जिद करने पर चल पड़ी थी उनके संग बड़ सावित्री पूजने के लिए। ज्यादा दूर नहीं था बरगद का विशालकाय पेड़। स्नेहा ने कहा, अम्मा आप हिया चबूतरे पे बैठ जाओ और एक बार पूरी विधि बता दीजो, फिर बस बैठे बैठे निहारत रहियो। अम्मा सिर हिला चबूतरे पर आराम से बैठ गई। स्नेहा दूसरी स्त्रियों के साथ साथ पूजा करने में व्यस्त हो गई। बस स्नेहा पर नजर पड़ते ही अम्मा तो अपने अतीत में खो गई। बस स्नेहा पर नजर पड़ते ही अम्मा तो अपने अतीत में खो गई और पन्ने पलटते पलटते पहुंच गई उस जमाने में जब अम्मा स्नेहा की तरह नई नई दुल्हन बन गांव में आई थी और ना जाने कितने वर्षों तक बड़ सावित्री की पूजा की थी, बरगद को पूजते पूजते। लालू प्रसाद गांव में जाने माने जमींदार थे। रुक्मणी उनके सबसे छोटे बेटे राघव, जो 7वीं औलाद था उनकी, रुक्मणी उनके सबसे छोटे बेटे राघव की बहू थी। बेटी की लालसा में एक के बाद एक 7 बेटे हो गए। सब उन्हें लल्लन मियाँ के नाम से पुकारते थे। बहुत बड़े प्लाट में उनका घर बना था। अलग से जानवरों के लिए भी एक प्लाट में टीन का शेड डालकर व्यवस्था की गई थी। बस लल्लन मियाँ काम काज से फुर्सत पाजा बैठते बरगद के पेड़ के नीचे लगी चौपाल पर। दोस्तों के संग हुक्का गुड़गुड़ाते, कभी ताश की बाजी लगाते तो कभी हंसी ठट्टा। बरगद पेड़ की तो पूछो मत। 3 एकड़ तक फैला अपनी बाहें फैलाए सबका स्वागत किया करता। स्त्रियां पूरी दोपहर वहां बैठकर चरखा काटती, कभी कहीं चौपाल सजती, कहीं कंचे खेलते, अल्लड़ बचपन गुजारते, उछल कूद मचाते लड़के, कहीं लड़कियां स्टापू खेल हो हल्ला करती, कहीं सजी धजी किशोरियां अपने अपने थाल सजाए एक सेकंड। कहीं सजी धजी किशोरियां अपने अपने थाल सजाए बरगद देवता को पूजने, बरगद को लाल धागे की करधनी पहना पहना अपने सुहाग की दीर्घायु की मंगल कामना करती। कोई राहगीर सुस्ताने बरगद की छांव में नींद कर थकान मिटा आगे को बढ़ता।
बरगद सा स्वागत तो दुनिया में कोई ना करता। कभी पंचायत की बैठक में पंच अपना फैसला सुनाते तो कभी शोक सभाएं भी बरगद की छांव में लगती। पंथी व पंछी दोनों ही बरगद की बाहों में पनाह पाकर पुलकित हो जाते। बरगद के कोटर में ना जाने कितने पंछी पनाह पाते, अपने अपने घोंसले बना सुकून से रात बिताते। नटखट गिलहरियों का तो मन भावन था बरगद। भगवान ने बरगद को देवता बना दीर्घायु से सुसज्जित कर इंसानियत की रक्षा हेतु भेजा था धरती पर। लालू प्रसाद जी के पहले 5 बेटे तो खूब पढ़ लिख कर विभिन्न शहरों में उच्च पद पर कार्यरत थे। बस गोपाल और राघव भी उनके साथ रहकर जमींदारी संभालते थे। रुक्मणी की जेठानी सरस्वती तो बस हुक्म चलाना ही जानती थी। घर के कामकाज में भी कन्नी मार जाती, पर रुक्मणी बहुत सुशील, कामकाजी व अपना उत्तरदायित्व समझने वाली महिला थी। दोनों भाइयों में राम लक्ष्मण सा प्रेम था। मिलजुल कर सब समस्याएं सुलझा लेते। रुक्मणी ने अकेले ही घर बार का कामकाज संभाला था। नम्र स्वभाव वाली स्त्री थी। कभी अम्मा बाबूजी को पलटकर जवाब न देती। अम्मा बाबूजी की भी चहेती थी रुक्मणी। रुक्मणी तनिक जल्दी आओ तो, देखो ना तुम्हारे बाबूजी बोलना चाहे पर बोल ही ना पावे। मुंह भी कैसे टेढ़ो मेढ़ो सो हो गया है, बाया हाथ भी ना उठा पा रहे। कहाँ हुई गवाह? कहकर गोपाल राघव को आवाज दे दे चिल्लावन लागी। बाबूजी को तो अचानक लकवा मार गया। अम्मा भी वृद्ध हो चली थी। रुक्मणी जो सवेरे से उठती, घर के कामकाज में जुटती, फिर अम्मा बाबूजी की सेवा में कब दिन पार हो जाता पता ही ना चलता। रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ दोपहरी में बरगद के पेड़ तले चरखा भी ना काटने जा पाती। कभी कभार सांझ में मिलती सहेलियां तो कहती, रुक्मणी तुमने तो हमें बिसार ही दिया, कभी तुम्हारा मन नहीं करता हम लोगों से मिलने को। तब भी रुक्मणी के चेहरे पर शिकन न आती, बल्कि नम्रता से कहती, तुम लोग तो जानती हो ना कि बाबूजी को लकवा मार गया है। अम्मा जी भी वृद्ध हैं, अगर मैं घर से बाहर जाऊं तो क्या अम्मा जी बाबूजी को संभाल पाएंगी? धन्य हो तुम, अपना सब कुछ न्योछावर करके बरगद से बुजुर्ग बाप की सेवा में लगी हो। हमें तो तुमसे बहुत कुछ सीखना है। हम तुम्हारे सेवा भाव की बहुत सराहना करते हैं। तो ये तो थी अम्मा की कहानी। अब अम्मा की पोत बहू बोलती है। अम्मा अम्मा क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई हो अम्मा? आपकी तबीयत ठीक है ना? स्नेहा प्यार से अम्मा के घुटने सहलाने लगी। अम्मा वट सावित्री की पूजा संपन्न हो गई। अम्मा का हाथ पकड़ नेहा ने चबूतरे से उतारा और स्नेहिल स्नेहा अम्मा के साथ चल पड़ी घर की ओर। शायद उसके कर्मों का ही फल था जो स्नेहा जैसी पोत बहू अम्मा का कितना ध्यान रखती थी। तो ये थी मेरी कहानी। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं तो खो गई थी, मैं आपकी कहानी में खो गई थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी जैसे वो आपने चित्र खींचा था बरगद का, और उसके पंछी जो वहाँ पे हैं और जो बच्चे खेलते हैं, किशोरियां हैं वहाँ पे, और रुक्मणी कैसे अपने घर को संभालती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। तो एक पूरा जो एक खाका जो आपने खींचा था, तो मैं उसी में भी खोई हुई थी कि आपने बोला कि कहानी हो गई। सच में अच्छे कर्मों का फल ईश्वर इसी तरह से दिया करते हैं कि आपने जो जिस संस्कार से अपना जीवन व्यतीत किया, आगे आपको भी उसी की अभिव्यक्ति मिले, तो हम समझते हैं कि हमारे कर्मों का हमें अच्छा फल मिला। बहुत सुंदर कहानी, बहुत बढ़िया। और आज वट सावित्री व्रत के दिन आपने पढ़ी तो और भी वो बढ़िया हो गया। ये सब संयोगवश था। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ आपको, जो आपने इतनी सराहना की, आपको कहानी पसंद आई। हार्दिक धन्यवाद। सब हमारे साथ जुड़े साहित्यकारों का हार्दिक धन्यवाद, सादर नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार आपकी कहानी को सराह रहे हैं,
मंजू लता जी कह रही हैं बहुत अच्छा लगा। अंजू कवात्रा जी कह रही हैं बहुत सुंदर कहानी। सुशीला जी कह रही हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। शकुन नारंग मेरी बहन है, वो कह रही है बहुत सुंदर। और कविता जी तो खूब तालियां बजा रही हैं। और सुशीला जी भी आपके लिए खूब तालियां बजा रही हैं, सराहना कर रही हैं। आदरणीय राजीव गौतम जी कह रहे हैं मनहर कहानी। तो देखिए ना आपकी कहानियों को कितना लोगों ने पसंद किया है। तो मेरी एक बार तरफ फिर से से आपको बधाई। सबको सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम और सादर नमस्कार, और जी, बहुत 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 धन्यवाद जो सबको इतनी पसंद आई मेरी कहानी। अब मैं अपनी प्रिय सखी उमंग सरीन जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी कहानी प्रस्तुत करें और हम सब लोगों को, जैसे वो हमेशा मंत्रमुग्ध करती हैं, ऐसे ही हमने फिर से मंत्रमुग्ध हो जाना है और खो जाना है उनकी कहानी में। तो आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप जी, कार्यक्रम को आगे जी। बढ़ाइए और अपनी पुनः, कहानी पुनः, कहिए। पुनः, पुनः आपका आभार और पुनः आभार उन सबका जो हमें सुन रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने जो कहानी लेके आई हूँ, वो थोड़ा आजकल के परिप्रेक्ष्य में कहानी है। आप लेके गए थे हमें अपने पुराने पुराने संस्कारों, मैं थोड़ा आधुनिक ज़माने में आपको ले आती हूँ, थोड़ा जायका बदलती हूँ। स्वागत है, अच्छा ये है ना, हाँ, अलग-अलग जी, अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग, और अलग-अलग समय जी। की कहानी हम सुनने जी, जा रहे हैं। तो मेरे कहानी संग्रह परछाइयों के पार में एक कहानी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। स्वागत है, आशा स्वागत। आपको अच्छी लगेगी। जी, अगला शुभ। स्टेशन पंजाबी बाग है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। मेट्रो की अनाउंसमेंट कान में पड़ी तो विवेक ने हैंडफोन उतार कर फोन बंद कर दिया और दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सफर में फोन पर गाने सुनते हुए समय कट जाता है। निधि साथ होती थी तो उसके साथ बतियाते हुए कटता था। अकेला इंसान तो गाने सुनता है। स्टेशन से बाहर निकलकर वो पैदल ही घर की तरफ चल दिया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जो आषाढ़ की उमस को कुछ कम कर रही थी। आने वाला है ना आषाढ़, अभी जेठ चल रहा है। आषाढ़ की उमस को कुछ कम कर रही थी, लेकिन मन की उमस का क्या? मन की उमस का क्या? धीमे धीमे, आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे, इको हो रही है। जी, धीमे धीमे कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रहा था। घर पहुंचा, हाथ मुंह धोकर रसोई में गया, चाय का पानी चढ़ा दिया। पानी में उबाल आने का इंतजार करते करते वो दिमाग में आते हुए उबाल को भी शांत करने की कोशिश कर रहा था। रह रह कर निधि की याद आ रही थी। चाय बनाकर बैठा ही था तो माँ का फोन आ गया। वीडियो कॉल ही करती थी माँ। कैसा है मेरा बेटा? क्या कर रहा था? बहुत थका हुआ लग रहा है। मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? माँ का स्वर सुनाई दिया। विवेक फीकी से हंसी हंसकर बोला, ठीक हूं माँ, अभी ऑफिस से आकर चाय बनाई है, अब पीऊंगा। मन हुआ बोले, क्यों माँ, आज नहीं पूछोगी तूने क्यों बनाई है चाय? वो निधि क्या कर रही है? पर कह ना पाया। निधि के साथ शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। खुशगवार जिंदगी थी। दोनों नौकरी करते, ऑफिस अलग थे, लेकिन थे दोनों के ही कनॉट प्लेस में। संग आते, संग जाते और घर आकर काम भी एक साथ निपटा लेते। पिछले साल तक सारा परिवार दिल्ली में था। अब विवेक के पिता की ट्रांसफर हो गई थी मुंबई, तो वहां चले गए। अब घर में निधि और विवेक अकेले रह गए। माँ जब यही थी ना, तो विवेक को घर का काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। बचपन से भी बस पढ़ाई की और फिर नौकरी। अब नई नई गृहस्थी थी और विवेक समझता था इस बात को कि निधि दफ्तर को और घर को अकेले नहीं संभाल पाएगी, और उससे ऐसी आशा करना भी उचित नहीं था। साथ ही लौटेगी तो थकी हुई तो वो भी होगी। तो उसने निधि को कहा था, अरे चिंता मत करो, सुबह काम वाली कुछ निपटा देगी और शाम को हम दोनों मिलकर काम निपटा लेंगे। अब माँ बाबा मुंबई चले गए, लेकिन दूर होने के बाद भी माँ उसकी नई गृहस्थी पर पूरा अधिकार रखती। कभी बेटे, कभी बहू से सारी दिनचर्या पूछ लेती। इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है, लेकिन
उन्हें कष्ट इस बात से होता था कि उनका बेटा भी बहू के साथ काम क्यों कराता है, कितना थक जाता होगा। अरे बेटा, तू क्यों काम करता है इतना घर का? निधि तुझसे बहुत काम करवाती है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, अक्सर कहती थी। नहीं माँ, कहाँ ज्यादा काम है, सुबह बाई ज्यादातर कर जाती है और बाकी ज्यादा तो निधि ही करती है, मैं बस हाथ बटाता हूँ। चल हट, तू तो बीवी की ही तरफदारी करे है, तेरी आंख पर तो पट्टी बांध रखी है उसने। उस दिन भी निधि ने फोन उठाया तो कह रही थी तू कपड़े सुखा रहा है, एक दिन तू चाय बना रहा था। हद है भाई आजकल की लड़कियों की। विवेक के बहुत समझाने पर भी माँ को समझ में ना आया कि थकान तो स्त्री देह और पुरुष देह की एक सी ही होती है। ऑफिस जाती है तो वो भी उतना ही थकती है जितना मैं। और माँ ये भी नहीं समझती थी कि आजकल की स्त्री के अपने सपने हैं, उसका कर्म क्षेत्र घर की चार दीवारी के बाहर भी तो फैला हुआ है। माँ तो कभी ना समझी, लेकिन आठों पहर एक ही बात सुन सुनकर विवेक के दिमाग पर उनका असर पड़ने लग गया। अब वो निधि का हाथ बटाने में थोड़ा कतराने लगा। उस दिन शनिवार था। विवेक ने बोला, अरे निधि, कितने दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, आज कितना सुहाना मौसम है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। नहीं विवेक, मुझे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी है, छुट्टी नहीं मिलेगी। और हाँ, आज तुम घर पे हो, बाई से अच्छी तरह काम करवा लेना, बाकी दिन तो भाग दौड़ रहती है। अब विवेक को लगा कि माँ तो सही कहती थी, निधि को तो मेरी कोई परवाह नहीं है। शाम को जब निधि आई तो बरस पड़ा। क्या भाई, ये भी कोई जिंदगी है? सुबह से घर बैठा हूं, बाई से काम करवाओ, अकेले ही खाना खाओ, दिन भर मैडम की इंतजार करो। भाई इससे तो हम कंवारे ही अच्छे थे, कहीं घूमने जाने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। निधि हक्की बक्की रह गई। विवेक के इस व्यवहार से स्तब्ध हो गई थी। रुआंसी सी होकर चाय बनाने चली गई। विवेक जानता था कि उसने ये ठीक नहीं किया, लेकिन अहम ने कहा, नहीं, यही सही है। एक दो बार निधि ने उसका यह बर्ताव सहन कर लिया, धीरे धीरे विरोध होना शुरू हो गया। शांत सुचारू ढंग से चलते चलते जीवन में कलह के पैर पड़ गए। जब निधि थकान की या काम के बोझ की बात करती, विवेक कहता, छोड़ दो ना नौकरी, मैं अच्छा खासा तो कमाता हूं, तुम्हें किसी चीज की कमी ना होने दूंगा। जब निधि ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया तो विवेक का पारा सातवें आसमान तक पहुंच गया। जिंदगी का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि फिर वो संभला नहीं। आज निधि को मायके गए 1 महीना होने वाला था। उसके बिना घर काटने को दौड़ता था विवेक को। वो थी तो घर घर था। ऑफिस और घर दोनों में तालमेल कितनी सहजता से बिठा लेती थी। पहले उसको लगता था, क्या मुश्किल है घर के काम में, आधा तो बाई कर ही जाती है, निधि बेकार में उसको कहती है काम करने को। लेकिन निधि के जाने के बाद उसे लगा वो कितना गलत था। निधि पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे भी पूरा हक था जीवन में आगे बढ़ने का, अपने बलबूते पर कुछ करने का। अब जितनी भी वो कोशिश करता है, बाई के साथ भी घर संभलने में ही नहीं आता। पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है। दफ्तर से लौटता है ना तो समय भी नहीं कटता। काम का बोझ पहले से दुगना हो गया है। पहले दोनों मिलकर काम करते, बातें भी करते, घूमते भी। अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसका व्यवहार बहुत अनुचित था। अब उसने माँ को समझाने की बजाय अपनी ही सोच बदल ली, वो भी इतनी सी छोटी बात पर। कुछ सोचने के बाद उसने माँ को फोन मिलाया। माँ, आज मैं निधि को वापस लेने जा रहा हूँ। मैंने फैसला किया है कि गृहस्थी की गाड़ी के दोनों पहियों की एक सी ही अहमियत होती है, इसलिए मैं भी अपनी पत्नी का पूरा साथ निभाऊंगा। अब उसके और मेरे सपने दोनों साझे होंगे और हकीकतें भी साझी होंगी। और माँ, आप भी तो अपने बेटे की खुशी चाहेंगी ना। आज माँ ने निधि के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, बस बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को। शायद उन्हें भी आज अपनी भूल का एहसास हो गया था। रात होने को थी। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट कर निधि के घर का रुख कर लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने का उसने पूरा निश्चय कर लिया था। बारिश के बाद आसमान थोड़ा थोड़ा साफ हो गया था। ये छोटी सी कहानी थी मेरी।
बहुत ही सुंदर कहानी, कितना सुंदर संदेश है इसमें, बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। इतना सुंदर, एकदम रियलिस्टिक कहानी कि आज की दुनिया में यही हो रहा है कि अगर आप पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं तो दोनों को घर का काम भी इकट्ठे ही मिलके संवारना है। और ये सब समझते भी हैं, बड़ों को भी समझना चाहिए। ये नहीं कि आपने पुत्र के प्रेम में या पुत्र के प्यार में आके और वो ये डिसीजंस लें और ये बाद में इंटरफियर करें, तो ये बहुत एकदम और वास्तविकता पे ये आधारित जो कहानी। आजकल के जो वर्ग के बच्चे हैं, ये उनके जीवन की सच्चाई है। अब बिल्कुल। स्त्रियां जो हैं वो घर के बाहर निकलकर काम कर रही हैं, उनकी सोच बदली है। लेकिन जहां तक हम अपने पुरुषों की बात करते हैं, अभी भी घर का काम कराने में उनको हिचक जरूर होती है। पर तो विदेशों में मैंने देखा है ऐसा नहीं है, विदेश विदेशों में विदेशों सब में नहीं है। नहीं, मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ। अपने भारत में है, अभी भी हाँ, है। यहाँ पे अभी भी है। हालाँकि कुछ-कुछ परिप्रेक्ष्य अब थोड़ा-थोड़ा बदल रहा है। जो नई पीढ़ी के नवयुवक हैं, वो थोड़ा समझते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर बोझ जो है, दोहरे काम का स्त्री ही उठाती है। हाँ, ज़रूरत भी है, ज़रूरत हाँ, भी है एक्चुअली। जो बाहर जाके काम करके आएगी जो स्त्री, तो उसको घर में घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड भी देखना है। जो घर में काम-काज करने आते हैं, जी, नौकर-चाकर, उनके साथ भी, घर को भी पूरा जी, व्यवस्थित रखना है। तो जी, उनको ज़रूरत भी है कि कोई हाथ बटाए साथ में। धीरे-धीरे जी, सोच बदलती है, समाज बदलता है धीरे-धीरे, समय लगता जी, है। जी। बहुत सुंदर कहानी आपकी, तो वास्तविकता पे आधारित, यथार्थ को तो दर्शाती जी है आपकी रचना। तो जी, आपको कैसी लगी और सुनने वालों को कैसी लगी? मैं फिर से एक बार सबका आभार प्रकट करती हूँ। जी, राजीव जी, सुशीला जी, कविता जी, शकुन नारंग, मंजुलता, अंजू कवात्रा जी, आप सबको सुशीला जी, आप सबको पसंद आई है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने हम दोनों की प्रस्तुतियों को पसंद किया और एक कार्यक्रम में हमारा उत्साह आपने बढ़ाए रखा। तो जी, एक छोटा-सा हमने प्रयास किया, मैंने और मेरी सखी ने मिलके 2 रंगों से आपको जोड़ा। तो हमारी जुगलबंदी आपको कैसी लगी? बताइएगा। कुछ आपने बता दिया और जो बाद में बताएँगे उनको भी मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। समय हो चला है, समय की अपनी सीमा है और हमारा कविता और कहानी का सिलसिला भी पूरा हो गया। तो मैं इजाज़त लेना चाहूँगी आपसे। सुरक्षा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बस मेरे को जो हमारे साथ सब साहित्यकार जुड़े हैं, जो उस पार जुड़े हैं, कविता प्रभा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और उन सबको अपना समय देने के लिए और हमारी प्रस्तुतियाँ बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए उन सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, और हमारा जी, कार्यक्रम छोटा-सा कार्यक्रम था हम दोनों सखियों का, तो हम जी, आशा है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो उसके लिए जी। बहुत-बहुत एक बार फिर से धन्यवाद तो और विदा नमस्कार। लेते हैं आपसे हम दोनों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना-अपना ध्यान रखिए और हमारी कहानियों को ऐसे भी आगे सुनते रहिए। फिर किसी मंच पे और मिलेंगे, किसी और समय। तो शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभकामनाएँ। जी।